आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है। आवाज क्लियर, वीडियो क्लियर, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम शुरू करेंगे। कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था रिएक्शन विथ एयर एंड रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। अब उसके आगे की स्टार्ट करेंगे रिएक्शन। आइए सुने। तो हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ एल्कली मेटल विथ वाटर या फिर विथ अमोनिया या विथ एल्कोहल या विथ थायो एल्कोहल या फिर एसिटिलीन। आइए देखते हैं रिएक्शंस। तो एक काम करेंगे, इसके लिए पढ़ते हैं एक रूल। क्या पढ़ते हैं? एक रूल। किया जाए, क्या बोला जा रहा है कि हम लोग करने जा रहे हैं रिएक्शन विथ पानी, अमोनिया, एल्कोहल, थायो एल्कोहल एंड एसिटिलीन। तो आइए ये कैसे रिएक्ट करते हैं, तो आइए इसके लिए पढ़ते हैं एक रूल। आइए सुने रूल क्या होता है। कहते हैं अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ी हो, या फिर मान लीजिए कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के द्वारा सिंगल बॉन्ड दो हाइड्रोजन जुड़ी हो, या फिर कहते हैं मान लीजिए ऐसा कंपाउंड हो जिसमें ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन जुड़ी हो, या फिर ऐसा कंपाउंड हो जिसमें नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन जुड़ी हो, या फिर ऐसे कंपाउंड हो जिनमें सल्फर से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हो हाइड्रोजन। तो क्या बोला जा रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हो हाइड्रोजन, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ी हो, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन जुड़ी हो, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें सल्फर से सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन जुड़ी हो। तो क्या कहा जा रहा है? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई हाइड्रोजन, या फिर नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हाइड्रोजन, या फिर सल्फर से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हाइड्रोजन। तो देखिए ये तो यही तो लिख गया, ये क्या लिख गया? कंस। अब देखो मैंने क्या किया, एक साथ लिख दिया। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हाइड्रोजन, या सल्फर से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? ये जो थी उसको मैंने एक लाइन में और एक शब्द में लिख दिया। ये बन गया देखिए कंस। क्या बन गया? ये कंस। किसी को यहां तक दिक्कत हो तो बोलो पहले। तो क्या कहा जा रहा है? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हाइड्रोजन हो, सल्फर से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हाइड्रोजन हो। तो ये क्या, इसको मैंने अभी लिख दिया कंस। और इस कंस का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ी है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा, या तो ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन जुड़ी है, या नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन जुड़ी है, या फिर सल्फर से जुड़ी है सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब सुनिए,
अब कहा जाता है कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन जुड़ी हो, ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन जुड़ी हो, या फिर नाइट्रोजन या फिर सल्फर से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हाइड्रोजन, और इसकी रिएक्शंस कराइए आप एल्कली मेटल के साथ। किसके साथ कराइए? एल्कली मेटल के साथ। रूल देखिए बहुत ध्यान से। तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, कहते हैं जब एल्कली मेटल के साथ ये रिएक्शंस होती है तो किसी से भी हाइड्रोजन जुड़ा हो तो हाइड्रोजन बाहर निकलता है और जुड़ जाता है उससे कौन? दैट इज द एल्कली मेटल। तो प्रोडक्ट बन जाता है। अगर हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ी थी तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ जाएगा एल्कली मेटल। अगर ऑक्सीजन से जुड़ी है तो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से है तो नाइट्रोजन से, या सल्फर से है तो सल्फर से जुड़ जाएगी एल्कली मेटल सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और बाहर आ जाएगा कौन? दैट इज हाइड्रोजन। ये है। तो एल्कली मेटल जब रिएक्ट करती है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हाइड्रोजन के साथ, या ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हाइड्रोजन के साथ, या नाइट्रोजन से जुड़ी सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन के साथ, या सल्फर से जुड़ी सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन के साथ, जब इसकी रिएक्शन एल्कली मेटल के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन निकल जाता है और कौन जुड़ जाता है? एल्कली मेटल। क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत यहां पे हो तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो जरा बेटा, आइए अब एक एक करके रिएक्शंस करते हैं। पहले क्या करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हाइड्रोजन लेते हैं। तो दिस इज द, बात करते हैं इस कंपाउंड को सभी लोग पहचानते होंगे। इस कंपाउंड का नाम है दैट इज एसिटिलीन, या फिर इसको कहते हैं इथाइन। अब देखो इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड द्वारा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है पर इससे सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी है कौन? हाइड्रोजन। जुड़ी है कि नहीं? सभी को दिख रही कि नहीं? आइए अब मैंने इसकी रिएक्शंस किसके साथ कर दी? सोडियम के साथ। तो क्या होगा? यहां से बाहर निकलेगा हाइड्रोजन और कौन जुड़ जाएगा? सोडियम। तो देखो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C, और इससे जुड़ गया कौन? दैट इज द सोडियम। क्लियर है कि नहीं? तो बात करते हैं क्या? दैट इज, क्या बात करते हैं? दैट इज HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। तो यहां से रिएक्शंस कराई तो हाइड्रोजन बाहर आ गया, सोडियम जुड़ गया, प्रोडक्ट बना क्या? कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकल गया और कौन जुड़ गया? सोडियम। अब सोडियम जुड़ रहा है एसिटिलीन में, तो प्रोडक्ट का नाम हो गया सोडियम एसिटिलीन। समझ में आई रिएक्शंस? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आई रिएक्शंस? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। चल आगे बढ़ेंगे। अब ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ के हाइड्रोजन देखते हैं। तो देखो कहां कहां जुड़ी है ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन। तो देखो ये जुड़ी है किस में? दैट इज द वाटर में। अब वाटर से रिएक्शंस करा देते हैं सोडियम की। चलो सोडियम ही ले लेते हैं, इस बार सोडियम ही ले लेते हैं, लगेगा तो चेंज कर देंगे। तो देखो यहां से क्या हुआ? हाइड्रोजन निकला। रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन बाहर आएगा और कौन जुड़ेगा? सोडियम। कौन जुड़ गया? देखो इससे सोडियम। तो देखो क्या प्रोडक्ट बन गया? HONA, और कौन बाहर आ गया? हाइड्रोजन। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, कोई बताएगा इस कंपाउंड का नेम क्या है? ये तो सोडियम एसिटिलीन है, ये क्या लिखा हुआ है? कोई बताएगा ये लिखा क्या हुआ है? पहले HONA, क्या है ये? क्या क्या लिखा है? सोडियम
हाइड्रोक्साइड के एल्कोक्साइड? अच्छा, इसको पढ़ोगी क्या तुम? ये क्या लिखा हुआ है HONA, तो इसको मिला के क्या बोलेंगे? अरे HONA लिखा हुआ है तो इसको मिला के क्या बोलोगे? सानिका बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे कि HONA? होना लिखा नहीं है, ये होना नहीं लिखा है, होना। तो मान ही नहीं रही हो, ठीक है। अब तुम कह रही हो, चलिए बेटा ये HONA होना नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए क्या बन के तैयार हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, इनको इन महान भाव को भी पहचानते होगे। ये क्या लिखा हुआ है ROH, दैट इज अल्कोहल। अब इस अल्कोहल में भी देखिए ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन जुड़ी है, तो ये अल्कली मेटल से रिएक्ट कर जाएंगे, बिल्कुल रिएक्ट करेंगे। तो ले को रिएक्शंस करा दी एल्कली मेटल से। बताओ कौन सा एल्कली मेटल ले लें? पोटेशियम ले लें, तो पोटेशियम के साथ करा दी रिएक्शंस, तो यहां से बाहर निकलेगा हाइड्रोजन। कौन जुड़ जाएगा? दैट इज कौन जुड़ जाएगा? पोटेशियम। तो देखो क्या बन के तैयार हो गया, RO के, और कौन बाहर आ गया? हाफ हाइड्रोजन। अब ये जो कंपाउंड बना है बताओ इसको क्या बोलेंगे? ये जो कंपाउंड बना है इसका क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम एल्कोक्साइड। वैल्यू पुट कर देंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? पोटेशियम एल्कोक्साइड। किसी को कोई दिक्कत हो यहां तक तो बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आओ नेक्स्ट रिएक्शंस देखें। अब बात करते हैं एसिटलीन से रिएक्शंस हो गई, पानी से रिएक्शंस हो गई, एल्कोहल से रिएक्शंस हो गई, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन है उससे रिएक्शंस हो गई, ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन है उससे रिएक्शंस हो गई, ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन है उससे भी रिएक्शंस हो गई। ऐसा नहीं है, चाहो तो कार्बोक्सिलिक एसिड की भी रिएक्शंस करा सकते हो। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हाइड्रोजन है कि नहीं? बिल्कुल है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी? इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ? दैट इज सोडियम के साथ। तो देखो क्या हो गया, यहां से बाहर निकला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, कौन जुड़ जाएगा? एल्कली मेटल। ये जुड़ गया एल्कली मेटल, इधर आके देखो क्या प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, RC डबल बॉन्ड ONA। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन निकालेंगे तो बन जाएगा कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट में सोडियम जुड़ रहा है तो नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्लियर है कि नहीं? और बाहर कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? चलो नेक्स्ट अमोनिया से रिएक्शंस कराते हैं। देखो दिस इज द अमोनिया। बोलो कौन लिखा हुआ है? ये अमोनिया दिख रही है कि नहीं? चलो अमोनिया से रिएक्शंस कराए। देखो अमोनिया में नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हाइड्रोजन है कि नहीं? बिल्कुल है, तो रिएक्शंस हो जाएगी। तो कहते हैं अमोनिया में नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शंस हमने एल्कली मेटल लाइक सोडियम से करा दी, तो यहां से बाहर निकलेगा हाइड्रोजन, कौन जुड़ जाएगा? सोडियम। आप चाहो तो किसी और को भी करा सकते हो, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम कोई भी ले सकते हो। तो देखो यहां से क्या हुआ, हाइड्रोजन निकला, सोडियम जुड़ गया, तो प्रोडक्ट क्या बन गया? NaNH2, और बाहर आ गया कौन? हाफ हाइड्रोजन। क्लियर है? सोडियम एमाइड, इसको सोडामाइड बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नाइट्रोजन से जुड़ी हाइड्रोजन से रिएक्शंस हो गई। अब आगे बात करते हैं सल्फर से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हाइड्रोजन। तो देखें तो R जैसे कि बात करते हैं OH, अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप OH है तो इसको हम कहते हैं एल्कोहल।
और किसी कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप है OH है तो इसको कहते हैं एल्कोहल, और अगर फंक्शनल ग्रुप है SH हो गया तो इसको हम कहते हैं थायो एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? थायो एल्कोहल। तो अगर फंक्शनल ग्रुप OH है तो इसको एल्कोहल और SH है तो इसको कहते हैं थायो एल्कोहल। अब देखो, अब हमारे पास एक थायो एल्कोहल है दैट इज RSH। इसमें देखिए RSH, अब जैसे R की वैल्यू मैंने CH3 ले ली तो नाम हो जाएगा मीथिल थायो एल्कोहल, C2H5 ले ली तो हो जाएगा इथिल थायो एल्कोहल, C3H7 ले ली तो प्रोपाइल थायो एल्कोहल, C4H9 ले ली तो ब्यूटाइल थायो एल्कोहल। अब देखो इस थायो एल्कोहल में सल्फर से सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन जुड़ी है कि नहीं? बिल्कुल जुड़ी है। अब इसकी रिएक्शंस करा दीजिए सोडियम के साथ, तो कैसे होगी? यहां से बाहर आएगा हाइड्रोजन, कौन जुड़ जाएगा? सोडियम। तो देखो क्या प्रोडक्ट बना? RSNA। अब भाई देखा जाए इसको क्या बोलेंगे, तो भाई ये क्या है? थायो एल्कोहल। बात करते हैं तो थायो एल्कोहल है, तो बात करेंगे वो एल्कोहल था। अब बात करें ये थायो एल्कोहल है, जब इससे हम हाइड्रोजन निकाल देंगे लाइक एल्कोहल, तो हाइड्रोजन निकालने पर उसको क्या बोला गया? एल्कोक्साइड। याद है क्या बोला गया था इसको? एल्कोक्साइड। क्लियर है? अब यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो RS माइनस बचेगा, इसको बोलेंगे हम दैट इज द थायो एल्कोहल भी नाम दे सकते हैं, वैसे तो थायो एल्कोहल ही नाम है। अब आयनिक फॉर्म में आएगा तो जैसे ही आयनिक फॉर्म में क्या हो गया था? एल्कोक्साइड हो जाता है, वैसे ही ये हो जाएगा एल्क थायो एल्कोहल। हाँ एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ, एल्क सल्फॉक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्क सल्फॉक्साइड। ये है एल्कोक्साइड, RO माइनस। भाई ये देखिए, दिस इज द एल्कोहल, दिस इज द थायो एल्कोहल। अब अगर हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये बन गया RO माइनस, और RO माइनस को हम कहते हैं एल्कोक्साइड। जब हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वह क्या बन जाएगा? RS माइनस, इसको हम बोलते हैं एल्क सल्फॉक्साइड। क्लियर है कि नहीं? तो एल्क सल्फॉक्साइड है ना? क्लियर? अब देखिए तो यहां पे देखो क्या बना? RSNA, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्क सल्फॉक्साइड। क्लियर है कि नहीं? या सोडियम एल्क सल्फॉक्साइड। अब ये बना, साथ में क्या बन जाएगा? हाफ हाइड्रोजन। चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो, या फिर इसी से काम चलाना हो तो चला सकते हो। किसी को कोई दिक्कत इस रिएक्शंस में हो तो बताओ, पहले किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम इस रिएक्शंस में? सानिध्या है क्या? नो सर। तो बेटा जरूरी नहीं है। अब ये जो रूल लिखाया है ये कहीं पे भी लगा सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे कैसा भी कंपाउंड दिया गया हो, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन से, सिंगल बॉन्ड सल्फर से जुड़ी हुई हाइड्रोजन हो, तो इसकी रिएक्शंस कराइए एल्कली मेटल के साथ, तो कौन बाहर जाएगा? हाइड्रोजन, और कौन जुड़ जाएगा? एल्कली मेटल। अंडरस्टैंड? किसी को कोई दिक्कत? अब देखो डिफरेंट रिएक्शंस हुई। एसिटिलीन के साथ रिएक्ट करके बना एल्कली मेटल एसिटिलीन, सोडियम के साथ रिएक्ट करके बना एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, या मान लो वाटर के साथ रिएक्शंस करी तो बना एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, एल्कोहल के साथ की तो बना एल्कली मेटल एल्कोक्साइड, और बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तो बना एल्कली मेटल कार्बोक्सिलेट, और जब अमोनिया के साथ की तो बना एल्कली मेटल अमाइड, और जब थायो एल्कोहल के साथ की तो बना एल्कली मेटल बात करते हैं एल्कली मेटल एल्कोक्साइड, ये सल्फॉक्साइड। क्लियर है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है तो बताओ। एल्क सल्फॉक्साइड, किसी को कोई दिक्कत यहां तक हो तो बोलो।
किसी को कोई प्रॉब्लम है? पक्का बोले जरा। नहीं है? अब सुनिए इंपॉर्टेंट बात। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि साहब ये जो एल्कली मेटल है ये तो बहुत बेकार लोग हैं। क्यों बेकार लोग हैं? क्योंकि देखो ये एयर से भी रिएक्ट कर जाते हैं। बोले ये एयर से भी इनकी रिएक्टिविटी वेरी हाई है, और कह रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी वेरी हाई है, तो साहब ये रिएक्ट कर जाते हैं एयर से भी। अगर अब ये एयर से रिएक्ट कर जाते हैं तो अब आप एल्कली मेटल को भी एयर में नहीं रख सकते, क्योंकि तुमने रखे एयर में तो ये रिएक्ट कर जाएंगे। नंबर 1 बात। नंबर टू कह रहे ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर जाते हैं, तो आप ऑक्सीजन में भी प्रेजेंस नहीं कर सकते। नंबर 3 ये एसिटिलीन से भी रिएक्ट कर जाते हैं, तो आप इनको एसिटिलीन में भी प्लेस नहीं कर सकते। बोले ये पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं, तो बोले पानी में भी प्लेस नहीं कर सकते। बोले अल्कोहल में रखो तो अल्कोहल से भी रिएक्ट कर जाते हैं, तो अल्कोहल में भी प्लेस नहीं कर सकते। थायो अल्कोहल में रखो तो बोले थायो अल्कोहल से भी रिएक्ट कर जाते हैं, इसमें भी प्लेस नहीं कर सकते। अमोनिया के अंदर रखो तो अमोनिया के अंदर ही प्लेस नहीं कर सकते, इससे भी रिएक्ट कर जाते। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर प्लेस करो तो इससे भी ये रिएक्ट कर जाते हैं। या फिर ऐसी स्पीसीज जिनमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड सल्फर से जुड़ा हाइड्रोजन होता है, या फिर ऐसी स्पीसीज जो H+ देती हैं, वो सारी की सारी स्पीसीज रिएक्ट कर जाती हैं एल्कली मेटल से, और रिएक्ट करके रिलीज करती है हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि ये एल्कली मेटल हवा से, पानी से, ऑक्सीजन से, अल्कोहल से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, अमोनिया से, थायो अल्कोहल से, एसिटिलीन से, सभी से रिएक्ट कर जाते हैं। इसका रीजन है कि ये वेरी हाई रिएक्टिव है, तो कह रहे ये सभी से रिएक्ट कर जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी हाई रिएक्टिव इन नेचर। सो सभी के सभी एल्कली मेटल को हमें प्लेस करना पड़ता है किस में? दैट इज द केरोसिन ऑयल के अंदर। किसके अंदर प्लेस करना पड़ता है? केरोसिन ऑयल के अंदर। कहते हैं कि एल्कली मेटल जितने होते हैं बोले ये एयर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर जाते हैं, बात करते हैं एसिटिलीन से भी रिएक्ट कर रहे हैं, पानी से भी रिएक्ट कर रहे हैं, अमोनिया से भी कर रहे हैं, अल्कोहल से भी कर रहे हैं, तो फिर इनमें हम ऐसे इनको नहीं प्लेस कर सकते कहीं पे भी। तो कहते हैं कि जनरली इनकी वेरी हाई रिएक्टिविटी होने के कारण हम सारे के सारे एल्कली मेटल्स को हवा, पानी, अल्कोहल, बात करते हैं थायो अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया या फिर एसिटिलीन, इनमें किसी में भी प्लेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ये वेरी हाई रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। सो एल्कली मेटल प्लेस्ड इन द केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल जानते ही होंगे सभी, है ना। आफ्टर डीजल जो क्रैकिंग से जब हम कोल तार का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, तो जब डीजल के बाद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है तो मिलता है हमें केरोसिन ऑयल। और डीजल किसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में से मिलता है? पेट्रोल के। क्लियर है कि नहीं भाई? पहले नेचुरल गैस मिली, नेचुरल गैस से मिले हाई ऑक्टेन नंबर के पेट्रोल जिनको रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है, फिर मीडियम ऑक्टेन नंबर के पेट्रोल जिनको यूज करते हैं किस में? दैट इज एरोप्लेन या जेट प्लेन में। फिर उसके बाद आया लोअर ऑक्टेन का जिनको हम लोग यूज करते हैं, फिर और लोअर ऑक्टेन का पेट्रोल जिसको डीजल बोलते हैं, और सबसे कम ऑक्टेन का पेट्रोल जिसको हम बोलते हैं केरोसिन ऑयल। ऐसा रहता है, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसलिए तो किसी भी पेट्रोल पंप का, जबकि डीजल ज्यादा कंज्यूम होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल, फिर भी किसी पेट्रोल पंप का नाम डीजल पंप नहीं होता है, बोलते हैं पेट्रोलियम पंप। बिकॉज वो सब डीजल, पेट्रोल, ऑयल, है ना, या जितने भी प्रोडक्ट हैं ऑयली, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। पेट्रोल खुद एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसलिए उसको बोलते हैं पेट्रोलियम पंप। अब जो केरोसिन ऑयल होता है वो
डीजल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए, तो कहा जा रहा है एल्कली मेटल वेरी हाई रिएक्टिव होने के कारण इनको हम कभी भी प्लेस नहीं कर पाएंगे। किसमें? पानी, हवा, ऑक्सीजन, अमोनिया, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिलीन, थायो अल्कोहल, बिकॉज दे आर वेरी हाई रिएक्टिव, सो दे आर प्लेस्ड इन केरोसिन ऑयल। बट लिथियम पर जो लिथियम होता है, कहते हैं लिथियम तो केरोसिन ऑयल में प्लेस नहीं कर पाते। क्यों? आइए समझते हैं। ये नोट करना है अभी तुम लोगों को। आइए समझते हैं ऐसा क्यों है। कहते हैं कि साहब लिथियम जो होता था, अगर आपको याद हो, डाउन द ग्रुप जाते थे तो डेंसिटी इंक्रीज करती थी। सबसे कम डेंसिटी होती थी लिथियम की। तो कहते हैं जब इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं तो इसकी डेंसिटी कम होने के कारण क्या होता है, ये सरफेस पे आ जाता है। जब ये सरफेस पर पहुंचता है तो ये एयर के कांटेक्ट में आता है। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत ये एयर से रिएक्ट करके बना लेता है अपना ऑक्साइड एंड नाइट्राइट। तो बोले फिर लिथियम को प्लेस नहीं कर पाएंगे केरोसिन ऑयल में, तो फिर बोले लिथियम को कहां रखेंगे? तो कहते हैं कि बैक्स लीजिए, जो कैंडल्स रहते हैं, मोमबत्ती रहती है, उनका बैक्स लीजिए और एक मस्त बैक्स के अंदर उनको लिपटा के रख दीजिए। तो कहते हैं कि जो लिथियम होते हैं उनको प्लेस्ड करते हैं बढ़िया से लपेट कर लिथियम के ऊपर क्या बैग्स है। तो कहते हैं कि लिथियम जो होते हैं दीज आर प्लेस्ड इन द पैराफिन बैग्स बिकॉज ड्यू टू लो डेंसिटी। तो लो डेंसिटी के होने के कारण इनको प्लेस्ड करते हैं पैराफिन बैग्स में। किसी को कोई दिक्कत इसमें हो तो बताओ, इस रिएक्शंस में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो बोलो। हो गया? हाँ बोलो। सर हमारे फोन में भी तो लिथियम आयन बैटरी रहती है। अबे बैटरी है वो लिथियम आयंस रहता है ना, लिथियम थोड़ी ना रहता है। यहाँ लिथियम एलिमेंट की बात हो रही है, तुम लिथियम आयंस बैटरी की बात कर रहे हो। और वो लिथियम आयंस बैटरी नहीं होती, उसमें लिथियम कैडमियम बैटरी होता है, जिसमें लिथियम एक्ट करता है एज ए एनोड और कैडमियम एक्ट करता है एज ए कैथोड। वो उसमें कॉम्बिनेशन में रहता है लिथियम, इंडिपेंडेंट अकेला नहीं है, वो आयनिक फॉर्म में है। दूसरी बात वो कैडमियम के साथ है। क्या कह रहा है कि मान लो कह रहा है कि लिथियम को प्लेस्ड कर दे वैक्यूम के अंदर। वाह, तो क्या वैक्यूम परमानेंट बना रहेगा? क्या उसमें कभी भी ऑक्सीजन नहीं जाएगी? ये बात तुम बिल्कुल गारंटी देते हो इस बात की? क्या उसमें कभी ऑक्सीजन नहीं जाएगी, इस बात की गारंटी देते हो क्या? क्या कभी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है जाएगा? कभी उसमें पानी नहीं रहेगा? कभी इस बात को बता, ऐसा क्लोज कंटेनर परमानेंट बना के रख सकते हो क्या? भाई टेम्परेरी चीजें थोड़ी ना करनी है, परमानेंट करनी है। अब तुम सोच रहे हो कि चलो मैं एक काम कर लेता हूं, एक रूम वैक्यूम क्रिएट कर देता हूं और उसके अंदर प्लेस कर देता हूं। ठीक है, मान लिया भाई वैक्यूम आपने कर दिया क्रिएट, ठीक है, कुछ देर के लिए हटा दिया, तो क्या परमानेंट वो चीजें वैसी एज इट इज बनी रहेंगी क्या? कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि वैक्यूम खत्म होगा। जब वैक्यूम खत्म हो जाएगा तब तो लिथियम रिएक्ट कर जाएगी गुरु, तब तो कर जाएगी। ये जो जनरल कंडीशन है, रख रखाव, बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर समझ रहे हैं इस वक्त? चल, तो एक काम करो, तुम लोगों ने ये रिएक्शंस नोट कर ली क्या? तुम लोगों ने ये रिएक्शंस नोट कर ली क्या? नो सर। जल्दी से करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से करो, लिखो, वो बाकी वो पॉइंट तो लिखाइए, जल्दी से करिए कंप्लीट, बस जल्दी से करो। 1 मिनट में आया मैं।
हो गया? हो गया नोट? बोले हो गया सभी का? कोई डाउट इस पॉइंट में? फटाफट बोलो, किसी को कोई डाउट इस रिएक्शंस में? इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ये। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए बात करते हैं अब रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया। किसकी बात कर रहे? रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया। सुन, अब हम रिएक्शंस करने वाले हैं लिक्विड अमोनिया के साथ। आइए देखें। तो कहते हैं कि जब किसी भी मेटल की रिएक्शन, रूल सुनिए पहले, क्या बोला जा रहा है? हम रिएक्शंस करने वाले हैं किसके साथ? लिक्विड अमोनिया के साथ। तो रूल सुने, कहते हैं कोई भी मेटल हो, जरूरी नहीं है कि भाई आपके पास एल्कली मेटल हो, कोई मेटल हो। तो कहते हैं जब कोई भी मेटल लिक्विड अमोनिया, अब लिक्विड अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? सुनिए, X प्लस बाई NH3 को कहा जाता है लिक्विड अमोनिया। फिर से सुनिए, क्या बोला गया? कि जब कभी भी कोई भी मेटल लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो लिक्विड अमोनिया क्या होती है? X प्लस बाई अमोनिया इज कॉल्ड लिक्विड अमोनिया। जब इसके साथ रिएक्ट करती है तो देखिए प्रोडक्ट देखना क्या बनेगा। प्रोडक्ट फॉर्म होता है अमोनिएटेड कैटायन प्लस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। मैं पूरी रिएक्शन समझाता हूं, बस तुम लोग थोड़ा सा साथ देना तो काम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आइए देखें। तो पहले तो रूल सुनो एक बार फिर से। कहते हैं जब आप किसी भी मेटल की रिएक्शंस कराते हैं X प्लस बाई अमोनिया के साथ, दैट इज लिक्विड अमोनिया के साथ, तो बनता है MnH3 का होल X N पॉजिटिव। इस पूरे कंपाउंड को कहा जाता है अमोनिएटेड कैटायन, और इस पूरे कंपाउंड को कहा जाता है NH3 का होल बाई N माइनस, इसको कहा जाता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। किसी को यहां तक दिक्कत है? किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब बात आती है, तुम्हारे मन में एक प्रॉब्लम आ रही होगी ये कि अमोनिएटेड कैटायन कैसे इसको फार्मूला बना और कैसे इसको नाम दे दिया गया अमोनिएटेड कैटायन, और वो जो NH3 का होल बाय लिखा है इसको मैं कह रहा हूं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारे मन में आज बात आ रही होगी कि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन क्यों बोला जा रहा है इसको, या अमोनिएटेड कैटायन क्यों बोला जा रहा है, या भी अब बने कैसे है। क्लियर? पहले इतनी बात सुनो ध्यान से। तो इतना डाउट के अलावा कोई और चीज हो तो बताओ पहले। क्लियर है किसी को? अरे डाउट है क्या किसी को? जल्दी से बोलो फटाफट, थोड़ा फास्ट करो। तुम लोग रिप्लाई कर स्लो कर रहे हो तो मेरी क्लास स्लो चल रही है, तो फास्ट बोलना स्टार्ट करोगे तो मैं फास्ट बोलना काम चालू कर देता हूं। अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, बोल ही नहीं रहे हो हैं। अब मान लेते आज सैटरडे है, कल छुट्टी दे देंगे, मान रहे हैं इस बात को, लेकिन तुम लोग तो अभी कल छुट्टी निकल क्लास ले लेंगे यार, आगे बढ़ेंगे। कल नहीं, होली तो परसों है ना, आगे आ जाओ। अब देखिए तो क्या बोल रहा है, जब लिक्विड मेटल की रिएक्शन लिक्विड अमोनिया के साथ कराई तो बना अमोनिएटेड कैटायन। अब देखो अमोनिएटेड कैटायन कैसे बनना है। तो जब मेटल का मेटल का रिएक्शन जब होगा X पार्ट ऑफ अमोनिया के साथ, तो मेटल रिएक्ट करेगी X पार्ट ऑफ अमोनिया के साथ, और जो इलेक्ट्रॉन होगा मेटल का वो रिएक्ट करेगा किससे? दैट इज बाई पार्ट ऑफ अमोनिया के साथ। अब मेटल जो है वो X पार्ट ऑफ अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करेगी तो बनाएगी अमोनिएटेड कैटायन, और जब मेटल
बात करते हैं बाई पार्ट ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगी तो फॉर्म करेगी दैट इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। आइए अब तुम्हें समझाते हैं कैसे ये अमोनिएटेड कैटायन बना, पूरी मैकेनिज्म दिखाते हैं, उस मैकेनिज्म को नोट मत करिएगा, बस देख लो कि बनते कैसे हैं, पर एक मैकेनिज्म दिखा रहा हूं, उस मैकेनिज्म को बनाइएगा मत। कोई भी मेटल लेके आए तुम तो ये रिएक्शंस होती कैसे है पहले देखो। तो कोई भी मेटल आप लेके आए तो पहले ये क्या होता है, सिंगल सिंगल स्टेप में जब मेटल की रिएक्शन लिक्विड अमोनिया के साथ होती है तो पहले स्टेप में होता है क्या, आयनाइजेशन ऑफ मेटल। आयनाइजेशन ऑफ मेटल होता है पहले स्टेप में। तो देखो कोई मेटल लाए, अब मान लो इससे तुमने n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो बताया था जितने इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलते उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो बना m पॉजिटिव प्लस माइनस, या फिर हम कह सकते हैं m पॉजिटिव या फिर एनी इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि, बहुत ध्यान से देखिए क्या बना, m पॉजिटिव प्लस एनी इलेक्ट्रॉन। अब ये दूसरे स्टेप में क्या होता है, अब ये जो मेटल कैटायन बना है, दिस मेटल कैटायन रिएक्ट विथ X पार्ट ऑफ अमोनिया। अब ये क्या करता है, मेटल X पार्ट ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाता है। कैसे रिएक्ट कर रहा है मेटल X पार्ट ऑफ अमोनिया के साथ, तो मेटल रिएक्ट कर गया X पार्ट ऑफ अमोनिया के साथ। देखो तो क्या हुआ, ये मेटल ये अमोनिया के साथ जुड़ गया और कितनी अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, X, तो बन गया MnH3 का X, MnH3 का X। अब बात आती है MnH3 का X से ये मेटल कैटायन रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ, X अमोनिया के साथ। अब तुम्हें एक बात याद हो, अब ये बन गया अमोनिएटेड कंपाउंड। अब इसके पास है पॉजिटिव चार्ज ऊपर, ओवरऑल इस कंपाउंड के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो फिर इसको नाम दे दिया गया अमोनिएटेड कैटायन। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहां पे कितना आएगा, N प्लस, कितना चार्ज आएगा, Mn प्लस। भाई N इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो N पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए अब इस कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, इसको समझने की कोशिश करना बच्चों। तुम्हें याद एक रूल लिखाया था मैंने रेडॉक्स रिएक्शन में, याद है, मैंने रेडॉक्स रिएक्शंस में एक रूल लिखाया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई मॉलिक्यूल या फिर एलिमेंट अपने नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट होता है तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट टेकन टू बी जीरो। याद आ रहा है ऐसा रूल, रेडॉक्स रिएक्शन से पढ़ाया था। दूसरा, फिर उसी रूल के अंदर मैंने एक बहुत लंबी इंपॉर्टेंट टिप्स लिखाई थी जिसमें तुम लोगों को काफी मात्रा पर्ची करनी पड़ी थी उस इंपॉर्टेंट टिप्स को समझने के लिए। अब वो इंपॉर्टेंट टिप्स क्या थी, तो कहा जाता था कि इसके अलावा जो 5 मॉलिक्यूल है कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2, दूसरा नाइट्रोजन का नाइट्रिक ऑक्साइड एंड अमोनिया, और तीसरा ऑक्सीजन का H2O। याद आता है, बोला था अगर ये 5 कंपाउंड या ये दीज 5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो कंपाउंड्स के अंदर, याद आता है क्या लिखा है था, दीज 5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो कंपाउंड्स के अंदर, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लेते थे, इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट लेते थे 0। अच्छा, फिर एक बात और बताया था उसी में ही कि अगर कॉम्प्लेक्स है NO का किसके साथ, Fe के साथ, वैसे तो NO की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेंगे, लेकिन कोई अदर के साथ है NO का कॉम्प्लेक्स है Fe के साथ, अदर मेटल के साथ है तो 0 लेंगे, और बोला था अगर किसी और के साथ है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट NO कॉम्प्लेक्स की कितने लेते थे, याद है, बताए थे तुमको, सारे रूल्स याद है। अब देखिए तो जो कि अब अमोनिया इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, अमोनिएटेड ये कंपाउंड है। अब ये मॉलिक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है, कंपाउंड्स के अंदर, ये कंपाउंड है पूरा का पूरा अमोनिएटेड। अब ये कैटायन बनेगा क्या बनेगा, अब देखिए, अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करो तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी है, तो मेटल पे चार्ज कितना है, N पॉजिटिव, यस और नो।
N पॉजिटिव है तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, N प्लस का। बोलो जल्दी से, बोलो। हाँ सर। अच्छा, दूसरा, अब बात करते हैं, चार्ज निकालना है। अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो एक्स अमोनिया की ऑक्सीडेशन कितनी हो जाएगी, x इंटू 0। तो देखो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया यहाँ पे, प्लस का n चार्ज ज्यादा है यहाँ पे, तो आप इसको प्लस का चार्ज ज्यादा है, प्लस का n, तो आपने क्या कर दिया, इस चार्ज को अपियर कर दिया इस एलिमेंट के, इस कंपाउंड के ऊपर, कितना चार्ज ये ज्यादा ले रहा है या इतना चार्ज ज्यादा प्रेजेंट है। अब देखो चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, तो बनके तैयार हो गया अमोनिएटेड कैटायन। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक हो तो बोलो जल्दी से। समझ में आई रिएक्शंस? रिएक्शंस क्लियर हुई सबको? रिएक्शंस क्लियर हुई? बोलो सभी लोग, सारी जनता बोले रिएक्शंस क्लियर हुई ना? अब देखो, हाँ सर। अब देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, पहले स्टेप में क्या हुआ था, 3 स्टेप में रिएक्शंस होती है, इसकी मैकेनिज्म बता रहे तुम्हें इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की। तो पहले स्टेप में आयनाइजेशन हुआ एलिमेंट का, दूसरे स्टेप में कैटाइन रिएक्ट विद अमोनिया, लिक्विड अमोनिया एंड फॉर्म अमोनिएटेड कैटाइन, जिसका फॉर्मूला MnH3 का होल x की पावर n। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके लिक्विड अमोनिया के साथ, ये इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके बना लेते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब देखो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा, तो ये जो E है ना, E है ये अमोनिया, सॉरी E इलेक्ट्रॉन है, ये बाई ऑफ अमोनिया से रिएक्ट करके फॉर्म किया इसने, दैट इज क्या फॉर्म किया है, E माइनस NH3 का होल बाई, देखो इस इलेक्ट्रॉन से कितनी अमोनिया जुड़ रही है, बाई अमोनिया, तो कंपाउंड बना ENH3 का होल बाई। अब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे, अब इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, नेगेटिव चार्ज, तो N इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे, तो कितना होगा, N नेगेटिव चार्ज होगा। आगे बढ़ते हैं, N नेगेटिव चार्ज होगा, समझ रहे बात को? अच्छा, अब N नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कारण हो गया, अमोनिया के चार्ज 0, तो इस एलिमेंट, इस कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल कितना चार्ज आ गया, N नेगेटिव चार्ज आ गया। देखिए ये कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बोला जा रहा है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड? तो ये बना अमोनिएटेड कैटायन, ये बना अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। मैकेनिज्म समझ में आ गई? तो ध्यान से सुनिए, तुम्हें बस इतना याद रखना है ना स्पीटो, तुम लोग, तुम सब अब इतना जो तुमने पढ़ा सबको भूल जाओ। तुम्हें सिंपल सी बात याद रखनी है, क्या, मेटल की रिएक्शन जब हम लिक्विड अमोनिया के साथ कराएंगे तो प्रोड्यूस होगा अमोनिएटेड कैटायन। इसका फार्मूला लर्न करना पड़ेगा बच्चों, MnH3 का होल x n पॉजिटिव एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन EnH3 का होल y माइनस का n। क्लियर है? अब देखो, अब रिएक्शंस करा देते हैं। आइए अब एग्जाम्पल लेते हैं इसके। हटा दो इसको, हटा दो इसको, मैकेनिज्म हटा दूं। आओ थोड़ा सा रिएक्शंस कर लेते हैं, एल्कली मेटल भी ले लेते हैं, एल्कली अर्थ मेटल भी ले। चलो सोडियम चलेगा, मैंने सोडियम मेटल की रिएक्शंस करा दी लिक्विड अमोनिया के साथ X प्लस बाई NH3 के साथ। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देखो एलिमेंट कौन सा है, सोडियम, तो लिख दो सोडियम NH3 का होल X है। और अब बताओ सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1, तो देखो बना सोडियम अमोनिया, क्या बोलोगे, अमोनिएटेड सोडियम कैटायन है ये। क्लियर है कि नहीं? अमोनिएटेड सोडियम कैटायन, फार्मूला क्या बन जाएगा, NaNH3 का होल X है, ब्रैकेट की पावर ब्रैकेट, और उसके ऊपर चार्ज कितना, प्लस, ये सोडियम अमोनिएटेड सोडियम कैटायन बन गया। अब एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया NH3 का होल बाई, अब एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ यहां अमोनिया के द्वारा, तो इस पे आ गया माइनस का बन। तो सोडियम से रिएक्शंस की तो बना अमोनिएटेड सोडियम कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब
अब एल्कली अर्थ मेटल से करा देते हैं। एल्कली अर्थ मेटल कौन होती है? एल्कली अर्थ मेटल, चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस करा दी लिक्विड अमोनिया की, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो यहां पे लिखा मैग्नीशियम। अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये बन गया पहले तो अमोनिएटेड मैग्नीशियम। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पे चार्ज कितना आ गया? +2। भाई जितना लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +2 प्लस ENH3 का होल बाई, अब ये बाई लिक्विड अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? 2, तो इस पे चार्ज आएगा -2। ये बना अमोनिएटेड मैग्नीशियम कैटाइन, ये बना अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टैंड? किसी को कोई दिक्कत यहां तक इस रिएक्शंस में हो तो बोलो। किसी को कोई दिक्कत है क्या इस रिएक्शंस में? हाँ सर। समझ में आया सबको? पिपरा, मुरनमयी, सानिका, बोलो। निशिका, नहीं समझ में आया? क्या बोली नासपीटी? निशिका समझा, प्रॉब्लम नहीं है ना? अब देखो, अब आगे सुनिए। अब कहता है कि जब मेटल की रिएक्शंस आप कराते हो लिक्विड अमोनिया के साथ, तो कहते हैं जब मेटल की रिएक्शंस आप लिक्विड अमोनिया के साथ कराते हो तो क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि जब मेटल की रिएक्शंस आप लिक्विड अमोनिया के साथ करते हो तो एक हमें सॉल्यूशन मिलता है। इस सॉल्यूशन में रहते हैं ये अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब कहते हैं कि जब हम इस, क्या बोला कि जब हम बात करते हैं एल्कली मेटल की लिक्विड अमोनिया के साथ या सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल विथ लिक्विड अमोनिया, तो कहते हैं कि जब रिएक्शंस करते हैं एल्कली मेटल या किसी मेटल की लिक्विड अमोनिया के साथ तो हमें सॉल्यूशन प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ एल्कली मेटल विथ लिक्विड अमोनिया। अब ये जो सॉल्यूशंस है लिक्विड अमोनिया के साथ एल्कली मेटल का, जब हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं तो ये सॉल्यूशन जनरली होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कैसा होता है बच्चों? पहले तो ब्लू इन कलर होता है। कैसा होता है? ब्लू इन कलर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये होता है सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और तीसरा, ये जो सॉल्यूशन होता है वो एक्ट करता है एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है। अब कहते हैं कि सॉल्यूशन का नेचर ब्लू इन कलर होता है, पैरामैग्नेटिक इन होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ब्लू इन कलर एंड स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग इन नेचर। अब ये सॉल्यूशन किसके कारण ऐसा होता है? तो कहते हैं कि सॉल्यूशन का ब्लू इन कलर होना, पैरामैग्नेटिक होना, या फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है पैरामैग्नेटिक होना, ब्लू इन कलर होना, या फिर स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग होना, ये होता है ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। किसके कारण होता है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण। और जब इस सॉल्यूशन में हम 2 वायर डालते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो कहते हैं ये जो सॉल्यूशन होता है एल्कली मेटल का विथ लिक्विड अमोनिया, ये सॉल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। अब कहते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है? तो कहते हैं इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एंड अमोनिएटेड कैटायन। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो दोनों के कारण करता है, अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण। तो कहते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है तो क्या बोला जा रहा है? सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड अमोनिया ने एल्कली मेटल विथ लिक्विड अमोनिया,
कैसा होता है? तो नंबर 1 पॉइंट पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नंबर 2 कैसा होता है? ब्लू इन कलर। तीसरा, स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, मतलब दूसरों को रिड्यूस करता है, मतलब स्ट्रांगली रिड्यूसिंग का मतलब हो गया वर्क एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब कहते हैं ऐसा किसी कारण होता है, तो इट इज ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है या ये किसी कारण होता है, तो आप कहोगे इट इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इसके कारण अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों प्रॉपर्टी इस इलेक्ट्रॉन के कारण होती हैं। और नंबर 4, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला जा रहा है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज ड्यू टू अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड एनायन। किसी को कोई दिक्कत यहां तक हो तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब एक बात और सुनिए, कहते हैं कि मान लो अगर तुमने इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, मतलब आपने मेटल ज्यादा डाल दिए लिक्विड अमोनिया के अंदर, तो कहते हैं कि जब आप लिक्विड अमोनिया के अंदर मेटल का परसेंटेज बढ़ा देते हो, मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, तो कहते हैं ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन क्या होता है, इस सोल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एनसीईआरटी की बहुत स्पेसिफिक लाइन है, एनसीईआरटी में बहुत क्लियर लिखा है इस बात को, कि कहते हैं कि जब लिक्विड अमोनिया का जो सोल्यूशन है इसको जब कंसंट्रेट करते हैं तो इसमें क्या चेंजेस होते हैं, तो कहते हैं कि इसमें सिर्फ ये पैरामैग्नेटिक ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं होते। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होता है। एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होता है। बट जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं इस सोल्यूशन की, तो ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन द ब्लू कलर ऑफ लिक्विड अमोनिया या ब्लू कलर ऑफ दिस सोल्यूशन चेंज इनटू द ब्रॉन्ज कलर। तो कहते हैं ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन द ब्लू कलर इज चेंज इनटू द ब्रॉन्ज कलर। अंडरस्टैंड? किसी को कोई दिक्कत हो, यहां तक कोई घबराहट हो, कोई कमजोरी हो, इस रिएक्शन में कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो, एग्जाम्पल ना क्लियर हो, इंपॉर्टेंट टिप्स क्लियर ना हो, कुछ भी ऐसा हो तो रोहित सर को तुम बता सकते हो। बोलो महाराज। मुझे लग रहा है समस्या काफी गंभीर है, बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या चल रहा है ये। ऐसा क्या? ऐसा क्या? हो गया भैया? रिएक्शंस क्लियर होगी भैया? बोलोगे? आज तुम लोगों ने तो थका दिया भाई चिल्ला चिल्ला के, कोई ना बोलने वाला है। अरे भाई समझ में आई तुमको ये? चलो नोट कर लो, नोट हो जाए तो बताओ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
एक रेड पॉइंट करके लिखवाना है, नीचे लिखना स्टार्ट करो भाई। एक रेड पॉइंट करके लिखना है, लिखवाना है तो लिखवा देंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक हो तो बताओ। वेरी गुड, चलो जल्दी करो। फिर इसके बाद नेचर ऑफ है या कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स की तरफ बढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टी खत्म हो गई, फिजिकल भी केमिकल भी। अब हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल। शायद हमने क्लास सोमवार से स्टार्ट की थी कि मंगलवार से, क्यों? मंगलवार से स्टार्ट की थी हमने, मंगलवार से क्लास स्टार्ट की थी। सोमवार को रिकॉर्डिंग नहीं की थी, मंगलवार को की थी। ट्यूसडे को स्टार्ट की थी तो उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एक्चुअल 4 लेक्चर हुए अभी तक। अब तुम बुकलेट में लिख रहे हो इसलिए इतना कम पेजेस लग रहे हैं। अगर कॉपी में लिख रहे होते तो अभी तक 15-16 पेज भर गए होते। मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बता रहा हूं तुम्हें। फिर तुम्हें लगता बहुत बड़ी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इसमें पता भी नहीं चलता, पूरी हो भी जाती है और मजा भी आता है। एक एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अभी तुम्हें एग्जाम जो हुए हैं जेईई मेंस के इस साल के, अभी 2 अटेम्प्ट हो गए। तुम देख लो दोनों अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लाइन बाय लाइन नोट से थे। अब लाइन बाय लाइन नोट से क्यों है? क्योंकि मैं तो एनसीईआरटी पढ़ाना है मुझे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताता हूँ पर मैक्सिमम एनसीईआरटी है। अब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तब भी तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, नहीं पढ़ोगे तब भी तुम्हारी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैं जितना करा रहा हूँ वो उतना ही एनसीईआरटी में गिवन है। तो इसलिए घबराने की, दुख, तकलीफ, घबराहट, कमजोरी, तनाव, इस प्रकार की कोई भी समस्या जागृत नहीं होनी चाहिए। अगर वो मन में आ रही है तो उसको भस्म कर डालो। ठीक है, समस्या को जला डालो, अपने आप को नहीं, है ना। समस्या को जलाना है, अपने आप को नहीं जलाना है। बीमारी से बचना है ना, बीमार से नहीं। मतलब बीमार से नहीं बचना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हो गया चेतन? वेरी गुड। आओ। और किसी को कोई घबराहट, कमजोरी, तनाव, किसी प्रकार की समस्या हो तो बताओ यार। कितना परेशान करते हो तुम लोग। हो गया? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? चल, एक नीचे रेड पॉइंट करके लिखा होगा, दिख रहा है क्या नीचे रेड पॉइंट करके? चलो लिखो इस बात को रेड पॉइंट में। ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, on increasing the concentration of solution, the blue color change into the bronze color. The blue color change into the bronze color. हो गया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा। बोलो। नो सर। कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग डली हुई है कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स।
अब कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो बता देते हैं। हाइड्राइड कैसे होते हैं एल्कली मेटल्स के, या जब भी हम ये हेडिंग पढ़ेंगे किसी भी ग्रुप में कंपाउंड्स ऑफ दैट फैमिली, तो उसमें हमको पढ़ना है कि उसके ऑक्साइड कैसे हैं, उसके हाइड्रोक्साइड कैसे हैं, उसके हाइड्राइड कैसे हैं, उसके नाइट्राइड कैसे हैं, उसके नाइट्रेट कैसे हैं, उसके फॉस्फेट कैसे हैं, सल्फेट कैसे हैं, बाइकार्बोनेट अगर वो बना रहा है तो कैसे बना रहा है, कार्बोनेट बना रहा है तो कैसे, सल्फेट बना रहा है तो कैसे, उनको हीट करने पे क्या मिलेगा। तो ये सब बातों को हम लोग डिस्कस किया करेंगे एवरी चैप्टर में, कंपाउंड्स ऑफ दैट ग्रुप। अगर ये हेडिंग है तो इसमें हम लोगों को यही चीजें प्रेजेंट देखनी है। अब सुनिए, अब कहते हैं कि एल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं लाइक हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड या फिर सल्फाइड, या फिर बात करें ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये जितने भी एल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं, कहते हैं कि ये जनरली एल्कली मेटल फॉर्म करता है अपने आयनिक कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड्स बनाता है? आयनिक कंपाउंड्स। अब ये आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करता है, कहते हैं अब ये आयनिक कंपाउंड्स क्यों बनाता है? तो जरा सोचो तुम, आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन होती थी? फॉर परफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या क्या कंडीशन होती थी? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल आयनिक कंपाउंड एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज द कंडीशन? कौन बताएगा क्या कंडीशन होती थी? चलिए, तो कंडीशन होती थी, तीन होती थी कंडीशन। पहली की आयनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मस्ट बी हाई। किसकी? एनाइन की। ये मेटल के लिए था कि लो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए, एनाइन के लिए था मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए था, और तीसरा जब ये जुड़े तो इनकी लैटिस एनर्जी कैसी होनी चाहिए? मस्ट बी हाई। तो कहते थे कि आयनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मस्ट बी हाई एंड लैटिस एनर्जी मस्ट बी हाई। अब बताइए, एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। अब सबसे कम होती है तो ये किसको फेवर कर रही है कंडीशन? आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को। तो कहते हैं कि जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? आयनिक इन नेचर। ऐसा क्यों? तो इट इज ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड लार्ज एटॉमिक साइज। अब लार्ज एटॉमिक साइज का भी होना आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। क्यों? अब साइज लार्ज होना तो उसका मतलब क्या है? साइज लार्ज होने से क्या कांड हो जाएगा? तो सुना जाए, अगर साइज लार्ज है तो आयनाइजेशन एनर्जी लो हो जाएगी, पहली चीज। नंबर 2, अगर साइज लार्ज है और एनाइन तो लार्ज होता ही है, अब कैटाइन भी अगर लार्ज होगा तो फिर इक्वल साइज के कैटाइन और एनाइन जब प्रेजेंट हो जाएंगे, या मान लो नियरली साइज के कैटाइन और एनाइन प्रेजेंट हो जाएंगे, तो क्या होगा? पोलराइजेशन नहीं हो पाएगा। जब पोलराइजेशन नहीं हो पाएगा तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी तो फिर कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब यहां पर किसी भी प्रकार का कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप नहीं रहेगा, मतलब ये होंगे प्योरली आयनिक कंपाउंड। समझ में आई बात? तो कहते हैं कि एल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं आयनिक इन नेचर। इट इज ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं ड्यू टू लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड हाई एटॉमिक साइज। लेकिन कहते हैं कि सारे के सारे कंपाउंड्स है,
सभी मेटल्स के जनरली होते हैं आयनिक, लेकिन एक एक्सेप्शन है कौन? दैट इज लिथियम हैलाइड। कौन? लिथियम हैलाइड। कहते हैं ये जो लिथियम हैलाइड है ये जनरली होते हैं कोवैलेंट। कैसे होते हैं? कोवैलेंट। लेकिन इसमें भी एक्सेप्ट है, देखो एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन। एल्कली मेटल पहले आयनिक, लेकिन एक्सेप्ट लिथियम हैलाइड को छोड़कर ये होते हैं कोवैलेंट्स। लेकिन इनमें भी छोड़ दो, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? लिथियम फ्लोराइड। भैया लिथियम फ्लोराइड होता है आयनिक। आइए कैसे समझते हैं, आइए कैसे समझते हैं। तो क्या कह रहा है? लिथियम हैलाइड है, तो लिथियम हैलाइड में अगर हम हैलाइड की वैल्यू पुट करें, अगर मैंने फ्लोरीन पुट कर दी तो ये हो गया लिथियम फ्लोराइड, क्लोरीन पुट कर दी तो ये हो गया लिथियम क्लोराइड, ब्रोमीन पुट कर दी तो ये लिथियम ब्रोमाइड, और लिथियम और आयोडीन पुट कर दी तो लिथियम आयोडाइड। मेरे पास इस पॉइंट को समझाने के लिए 4 से 5 रीजन है, पर मैं 2 ही से समझाऊंगा बस, और 2 से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा, तो तीसरे की तरफ मुझे बढ़ना नहीं पड़ेगा। चलो पहले किससे समझना सब चाहोगे? फेवरेबल कंडीशन से कि फजांस रूल से? पहले किससे समझना चाहोगे? फेवरेबल कंडीशन से कि फजांस रूल से? चलो कोई नहीं बोला, फेवरेबल कंडीशन लगा देते हैं। कोई बोल ही नहीं रहा है तो मैं पहले फेवरेबल ले लेता हूं, फिर फजांस ले लेता हूं। अभी दोनों से समझा दूंगा। आओ फेवरेबल कंडीशन पहली, याद है तुम्हें जब मैंने फेवरेबल कंडीशन लिखाई थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो वहां पे मैंने सभी बॉन्ड की फेवरेबल कंडीशन बताई थी केमिकल बॉन्डिंग में, लेक्चर नंबर 3 या 4 था ये, याद रखना। अब देखो, अब बात करते थे ये जो लिथियम है बताया था फ्लोरीन के साथ बनाती थी आयनिक बॉन्ड। लिथियम बेरिलियम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ क्या बनाती थी? आयनिक बॉन्ड। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाती थी? आयनिक, याद है। एंड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ बनाती थी क्या? कोवैलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। अब देखो, अब फजांस रूल से एक्सप्लेन कर देते हैं। फजांस रूल में क्या कहा कि भाई कैटायन का साइज छोटा, तो देखो कैटायन सेम है। अब देखो एनायन का साइज लार्ज है, बोलो यस और नो। अब अगर एनायन का साइज देखो नीचे की तरफ जाने पर इंक्रीज कर रहा है और कैटायन वही है, तो एनायन का साइज इंक्रीज करेगा तो एनायन का पोलराइजेशन ज्यादा होगा। कैटायन तो सेम ही है, पर एनायन का साइज ज्यादा इंक्रीज करता जा रहा है, तो जितना ज्यादा एनायन का साइज ज्यादा उतना ज्यादा पोलराइजेशन ज्यादा होगा। जब पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए, तो लिथियम फ्लोराइड इसमें एक्सेप्ट लिथियम हैलाइड के अंदर की बात करें तो लिथियम हैलाइड्स के अंदर लिथियम फ्लोराइड है, आयनिक इन नेचर। उसके बाद ये सारे के सारे कंपाउंड्स में लिथियम एंड क्लोरीन के बीच में प्रेजेंट है कोवैलेंट बॉन्ड्स, तो ये होगा कोवैलेंट इन नेचर। तो क्या है? एल्किल मेटल्स कंपाउंड की पूरी कंडीशन कि मैक्सिमम 99% कंपाउंड्स आयनिक, पर कुछ ऐसे हैं लोग नालायक जो अब हर चीज से एक्सेप्शन शो करते हैं। लिथियम हैलाइड, अब लिथियम हैलाइड कोवैलेंट, पर इसमें भी एक्सेप्शन लिथियम फ्लोराइड आयनिक रहता है। बिकॉज ऐसा क्यों? बिकॉज लिथियम फ्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है और अदर हैलोजन के साथ कोवैलेंट, तो अदर हैलोजन हो जाते हैं कोवैलेंट इन नेचर। लिथियम क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कोवैलेंट इन नेचर हो जाता है, और लिथियम कौन? फ्लोराइड हो जाता है आयनिक इन नेचर। क्लियर? किसी को डाउट इस पॉइंट में समझ में ना आया हो तो रोहित सर को बताओ ना यार थोड़ा सा। नहीं है डाउट। क्या बात कर रहे हो? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाउट नहीं है, जबकि सबसे बेकार केमिस्ट्री मानी जाती है ये। क्या बात कर रहे हो तुम लोग गुरु?
पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। अभी हो गया? फिर कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो चलो ये बार है पजान रूल वापस एक बार रिपीट कर दो। फजांस रूल ऐसे समझा देंगे क्या? फजांस रूल को लिए केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए। फजांस रूल ऐसे समझ में आ जाएगा क्या? कोई छोटा मोटा है? जिन लोगों ने पढ़ा है उनसे पूछो, उनको भी दिक्कत जा रही है। तुमने तो फजांस रूल आज पहली बार सुना है। कोई छोटा मोटा है? पूछो इनसे फजांस रूल कितने दिन चलाता है। पढ़ाएंगे ना केमिकल बॉन्डिंग में, यहाँ थोड़ी ना। अब इतना डिटेल में यहाँ नहीं करा सकते। उसके लिए अब आपको वेट करना पड़ेगा प्रॉपर केमिकल बॉन्डिंग का। क्यों? अभी नहीं करा सकते। हाँ, थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं कि भाई ये डेवलपमेंट, ये एक्सप्लेन करता है डेवलपमेंट ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। कैसे? इसको अभी समझाने का टाइम ही नहीं है। अगर मैं अभी 2 घंटे की भी क्लास लूं तब भी फजांस रूल खत्म नहीं कर पाऊंगा। पढ़ाता हूं बेटा, ऐसे नई चीजें होती हैं। मुझे पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 सेकंड रुकना। नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? चलो तो एक हेडिंग डालिए वहां पे, कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल। जरा पढ़ लीजिए एक लाइन। तो क्या लिखा हुआ वहां पे देखो, कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर मोस्टली आयनिक इन नेचर। इट इज ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड लार्ज एटॉमिक साइज एक्सेप्ट लिथियम हैलाइड। ये बात लिखी है कि नहीं वहां पे? हाँ सर। अब एक्सेप्ट लिथियम हैलाइड और हाइड्राइड के बीच में तुम्हें एक गैप दिख रहा होगा। उस गैप के अंदर इतना बनाओ, उस गैप के अंदर लिखो एक्सेप्ट लिथियम हैलाइड, ये कोवैलेंट, और इसके अंदर भी एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड आयनिक। फिर नीचे करके पूरा अच्छे से बनाई दो कि एक्सेप्ट लिथियम हैलाइड में भी लिथियम फ्लोराइड आयनिक, बाकी लिथियम हैलाइड होते हैं कौन? कोवैलेंट, इसलिए बोल देते हैं एक्सेप्ट लिथियम हैलाइड। पर प्रॉपर देखा जाए तो लिथियम हैलाइड के भी अंदर एक्सेप्शन है, लिथियम फ्लोराइड तो बिल्कुल भी नहीं। बोलता बोलता हम तो आयनिक ही रहेंगे, कोवैलेंट तो हमें होना ही नहीं है। ठीक है, चलो कल का कैसा करें? क्या क्लास ले लें? लेट लेते हैं, दोपहर में 10 बजे सुबह। सुबह टेस्ट है। कितने बजे? 9:30 से 12:30। 9:30 से 12:30 है क्या? हाँ सर। दोपहर में ले क्या कल क्लास? बोलो। अच्छा, कल सुबह 7:30 से 9:30 ले तो चलेगा? 7:30 से 9:15 या 9? सर टेस्ट के लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, उसके पहले थोड़ा। अबे पेपर छाप के लिखोगे घर पे वे, तुम पता है मुझे। अरे सर तो रिवीजन तो करनी। रिवीजन क्या? कॉपी खोल के पेपर देता है और रिवीजन की बात कर रहा है मेरे से? सुधर जा भाई तू, हैं? वेबकैम लगवाना पड़ेगा, मेरे को यहां सब दिख रहा है तुम क्या क्या कर रहे हो भाई। वेबकैम लगवाना पड़ेगा आईटी वालों को। एक काम करेंगे यार, तो पढ़ लेना यार, क्लास चल जाने दो, थोड़ा मजा आ जाएगा। पढ़ा लेंगे सवा एक घंटे। कह रहा है सर आप बता दो, वैसे भी होनी है ही नहीं, मैसेज आ जाएगा सुबह सुबह, बच्चों आज क्लास नहीं है। मैं बोले सो जाएंगे आप। इसलिए तो मैं कभी कभी फीलिंग करता हूं कि मैं बहुत अकेले इंसान, कभी इंसान को अकेला नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब अकेला इंसान हो जाता है तो उसको चारों तरफ से परेशानियां नहीं, मतलब जिम्मेदारियां बहुत रहती हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बस ठीक है, जिंदगी है, बस जी रहा हूं, बस इतना ही मान के चलो। बस बहुत काम आ जाते हैं बेटा, तब जाके फिर देखना पड़ता है। क्या है, फैमिली में कोई और होता ना सपोर्ट करने के लिए तो अच्छा लगता। अकेला आदमी, बच्चों को भी देखना होता है, बीवियों को भी देखना, बीवी को देखना होता है, बीवियों को नहीं।
आगे बढ़े। सबको ही देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है बेटा। संडे का ही एक दिन मिल पाता है मुझे कभी कभी। चलो खैर कोई बात नहीं, ये सब लगा ही रहता है। हॉस्पिटल जाओ तो मुझे ही लेके जाना है, सब्जी भी लाओ तो मुझे ही ला के रखनी है, सब मुझे ही करना पड़ता है। काश कोई और होता मेरे साथ। खैर आगे बढ़े, ले लेते यार 7:30 से 9। रेडी है क्या सभी? सर इसी टाइम पे रखते हैं ना जो डेली हो रहा है। अरे थोड़ा सो लेंगे, आधे घंटे ज्यादा। ये लोग, बाकी लोग। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए यहीं तक रखते, इसके आगे का स्टार्ट करेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद। आप जा सकते हो, जिसको डाउट्स है वो रुके, जिसको डाउट्स नहीं है वो जा सकता है। चलो।